नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। Let's learn Eisen's personality type trait theory with Monica Malik from Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya. Eisen was born in Germany, but he was settled in Britain. So he is also called as British psychologist. He combined the type and trait approach. So he divided his type trait theory into four parts. The first part includes definition of personality. Second part जो है उसमें hierarchical nature है, पदानुक्रम जिसे कि हम कह सकते हैं। तीसरे में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है और चौथे में फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, दैहिक आधार व्यक्तित्व का। So let's start from the definition given by Eysenck in 1952. Personality is the more or less stable and enduring organization of a person's character, temperament, intellect, and physique that determine his unique adjustment to his environment. जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि तथा शारीरिक गठन का अपेक्षाकृत अटल एवं चिरस्थायी संगठन है, जो कि स्टेबल है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। According to Eysenck, genetic traits are the foundations of our personality. Genetic traits ही आधार है हमारे व्यक्तित्व के. And Eysenck had a biophysical approach towards the personality of an individual, which is a mixture of biological, psychological, and social factors. Now let's move on to the next step, जो जहाँ की हम एक पदानुक्रम देखेंगे व्यक्तित्व का. तो यहाँ पे आइजैक ने चार लेवल में फोर लेवल्स में पर्सनालिटी को डिवाइड किया। तो जो सबसे लोअर लेवल है जिसको कि हम त्रुटि कारक या एरर फैक्टर भी कहते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल के स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस को नोट किया जाता है, जो आमतौर पे वो व्यवहार कर रहा है, बात कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद सेकेंड लेवल आता है विशिष्ट कारक, जिसको कि हम स्पेसिफिक फैक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस एक हैबिट का रूप ले लेते हैं, हैबिचुअल रिस्पॉन्स लेवल का रूप ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ अ नंबर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस विच टेंड टू रीऑकर अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो जो वैसे ही सर्कमस्टांसेस होती, परिस्थितियां होती हैं, तो वही रिस्पॉन्स रिपीट होता है और वो एक तरह से वो हैबिट का रूप ले लेता है। तीसरा जो लेवल है ग्रुप फैक्टर या सामूहिक कारक हम कहते हैं, ट्रेट लेवल। अब जो ये हैबिट्स हो गई है, तो हम इस पे जब ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ट्रेट्स निकल के आते हैं, गुण निकल के आते हैं। सो ट्रेट लेवल इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्व्ड इंटर कोरिलेशंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस। एंड द फोर्थ लेवल, जिसको कि हम सामान्य कारक या जनरल फैक्टर कहते हैं, टाइप लेवल। तो यहाँ पर जब बहुत सारे ट्रेट्स एक जैसे गुण होते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइप का नाम दे देते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। स्पेसिफिक बिहेवियर्स, तो आमतौर पे हम अपने पूरे दिनचर्या में कई तरह के बिहेवियर्स करते हैं, बातें करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल का काम कर रहा है, टीचर कह रहे जाओ खेलने के लिए चले जाओ, लेकिन वो कह रहे नहीं मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फिनिश माई वर्क, राइट? Someone is engaged, and the same person, whenever he have some spare time or he is free, he is at leisure, he keeps on drawing or painting something, right? अकेला बैठा रहता है, ठीक है, कोई बोल रहा है कि आओ खेलेंगे, आओ उधर चलेंगे, तब भी वो अवॉइड करता है, अपनी हॉबी पे जुटा रहता है। ठीक है, ये हमने स्पेसिफिक बिहेवियर्स है एक पर्सन के, इंडिविजुअल के, जो नोट किए। अब वही जब रिपीट हो रहे हैं, तो जब एक बच्चा keeps at school work, persists with hobbies, finishes a job, तो ये उसकी एक हैबिट बन गई, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है, उसको बार बार रिपीट कर रहा है। अकेला ही पढ़ रहा है, स्टडीज अलोन, टर्न्स डाउन इनविटेशंस बना कर है, मुझे कहीं नहीं जाना, वर्क्स ऑन हॉबीज अलोन, अकेला जो भी अपनी हॉबी है उस पर भी अकेले ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो चीजें, ये तीनों हैं, ये परसिस्टेंट
परसिस्टेंटली कर रहा है वो, तो वो एक परसिस्टेंस उसका ट्रेट बन गया। और जैसे वो अकेला कर रहा है सब कुछ, तो सोशल शाइनेस। ठीक है। उसके बाद जो परसिस्टेंस और सोशल शाइनेस, ये जो दोनों ट्रेट्स हैं, ये इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। तो इसीलिए वो जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी है वो क्या हो गई हमारा, इंट्रोवर्जन। तो इस तरीके से 4 लेवल्स में आइजेंक ने इस पर्सनालिटी को डिवाइड किया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में उन्होंने पेन मॉडल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता की बात की। फिर स्थिरता और मनस्तापीयता, न्यूरोटिसिज्म की बात की, जहाँ पे स्टेबल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। और बाद में वो लेके आए साइकोटिसिज्म, जिसको कि सुपरगो फंक्शन या इम्पल्स कंट्रोल भी कहते हैं, मनोविक्षिप्तता, पराहम की क्रियाएं। तो लेट्स सी एक्स्ट्रावर्जन। जब एक्स्ट्रावर्जन हाई लेवल पे है, ठीक है, तो क्या होगा, जब हाई एक्सट्रोवर्ट है कोई पर्सन, तो सोशलेबल होगा, सामाजिक होगा, सेंसेशन सीकिंग होगा, बहुत एक्टिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है। जैसे जैसे ये लेवल कम होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा, तो एक्सट्रावर्जन का, तो वो इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट बन जाएगा, जिसको कि हम अनसोशलेबल, कॉशियस, ठीक है, कंट्रोल्ड, काम, इस तरह के शब्दों से हम पर्सनालिटी के ट्रेड्स उसके होंगे। न्यूरोटिसिज्म की बात करते हैं, जब हाई न्यूरोटिसिज्म होगा, तो उसके अंदर वो टेंस रहेगा, एंशियस रहेगा, इरेशनल रहेगा। और जैसे जैसे न्यूरोटिसिज्म का लेवल कम होता चला जाएगा, वो शांत रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। ऐसे ही साइकोटिसिज्म की बात हम जब करते हैं, अगर हाई साइकोटिसिज्म है, तो इंडिविजुअल में जो ट्रेट्स होंगे वो एग्रेसिवनेस, सेल्फिश, लैकिंग इन फीलिंग, इस तरह के होंगे। और जैसे जैसे साइकोटिसिज्म का लेवल लो होता चला जाएगा, तो वो जो इंडिविजुअल है वो काम रहेगा, वार्म रहेगा, अवेयर ऑफ अदर्स, इस तरह की उसके अंदर क्वालिटीज इनकलकेट होंगी। तो यहाँ पे चार्ट के द्वारा भी हम देख सकते हैं, इमोशनली अनस्टेबल, एक्सट्रावर्जन, इमोशनली स्टेबल, इंट्रोवर्जन, इस तरह की क्वालिटीज। जो लास्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का दैहिक आधार। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्रेन से ब्रेन हमारे अंदर उत्तेजना प्रेरित करता है, और उसके हिसाब से हमारे बिहेवियर में, हमारे जो ये 3 तरह की पर्सनालिटीज उन्होंने बताए हैं, साइकोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, एंड दिस न्यूरोसर्टिज्म, तो ये इन पे अफेक्ट पड़ता है। According to Eysenck, the super trait introversion extraversion is closely related to levels of cortical arousal. तो कॉर्टिक जो है वो हमारे ब्रेन में फंक्शन करता है, उत्तेजना उसी के द्वारा की होती है। तो वो जो हमारा बिहेवियर, इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो बहुत उसी से प्रभावित होती है। आइजिंग ने 1982 में अराउजल शब्द का यूज किया टू डिनोट अ कॉन्टिनम ऑफ एक्साइटेशन, कि कितना एक्साइटेशन है, रेंजिंग फ्रॉम लोअर एक्सट्रीम टू अपर एक्सट्रीम। अब लोअर एक्सट्रीम में क्या है, वो आराम कर रहा है, स्लीप कर रहा है, ही इज नॉट एट ऑल एक्साइटेड। और अपर एक्सट्रीम की अगर हम बात करें, इट इज अ स्टेट ऑफ पैनिक, स्ट्रेस में है वो बहुत ज्यादा। सो ही वाज ऑफ द व्यू दैट इंट्रोवर्ट्स आर ओवर अराउज्ड। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं, उनका जो जो बहिर्मुखी है, सॉरी, बहिर्मुखी है, उनका जो उत्तेजना का स्तर है वो निम्न होता है। और जैसे कि हम निम्न होते हैं मतलब एक्स्ट्रावर्ट्स आर अंडर अराउज्ड, जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति में कॉर्टिकल उत्तेजना का स्तर उच्च होता है, इंट्रोवर्ट्स आर ओवर अराउज्ड। परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहिर्मुखी व्यक्ति को उत्तेजित करने में अतिरिक्त उत्तेजना की आवश्यकता ज्यादा, आपको उत्तेजित उसको करना पड़ेगा, कोई भी अगर आपको उसको से कार्य करना है। नाउ हियर वी कैन सी द ब्रेन। इसमें जब आप नीचे की तरफ से देखेंगे, यहाँ पे AAP लिखा हुआ है, दैट इज असेंडिंग अफरेंट पाथवेज। ठीक है, ब्रेन स्टेम है यहाँ पर। उसके बाद ARAS, दैट इज ascending reticular activating system. VB stands for visceral brain, and here at last you can see the cortex, and somewhere here you will see thalamus as well.
तो एक्टिविटी इन द एआरएएस में एक्टिव असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जब कोई एक्टिविटी होती है तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, विच इन टर्न लीड्स टू हायर कॉर्टिकल अराउजल, जिसकी वजह से अराउजल उत्तेजना बढ़ती है। कॉर्टिकल अराउजल कैन बी मेजर्ड बाय स्किन कंडक्टेंस, ब्रेन वेव्स और स्वेटिंग। जो हमें पसीना आ रहा है या हमारे ब्रेन वेव्स है, हमारी स्किन से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी उत्तेजना कितनी बढ़ गई है। Differences in the behavior of introverts and extroverts are due to the various parts of ascending reticular activating system, which is a network of fibers going upward from the lower brain stem to the thalamus and cortex, and some other fibers descend from the lower brain stem, which influences the activities of bodily muscles and autonomic nervous system. तो जो हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, कुछ जो फाइबर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है, कुछ आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ आ रही हैं, लोअर ब्रेन की तरफ। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी मसल्स और ऑटोनोमिक एक्टिविटीज हमारे ब्रेन में होती है। एट द सेम टाइम सच डिसेंडिंग फाइबर्स कैन ऑल्सो मॉड्यूलेट एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज को ये प्रभावित करते हैं। दस द रिलेशन बिटवीन एआरएस एंड कॉर्टेक्स, तो एआरएस और कॉर्टेक्स का जो संबंध है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ एरोज कॉर्टेक्स की तरफ जा रही हैं और इसकी वजह से अपोजिट फिर ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एआरएएस को, जो हमारा असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। कैसे इफेक्ट करता है, बाय इंक्रीजिंग ऑन इनहिबिटिंग द एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजना को बढ़ाकर। अराउजल जो थियरी है आइजैक ने उसमें बिल्कुल क्लियर कहा है कि वाइसरल ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम जो ये यहाँ पे है, यहीं पर हमारे न्यूरोटिसिज्म की सीट होती है और यहीं से वो उत्तेजनाओं को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से आइजैक की थियरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। वी विल लर्न द इम्प्लीकेशन इन द क्लास एक्टिविटीज। थैंक यू। होप you have understood the session. Please like, subscribe, and press the bell icon to get more such videos.